नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज का मुद्दा क्या हो, इस चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज का मुद्दा हमारे अपने हाथ में नहीं था। ये मुद्दा पहले से सुबह से ही बन के तैयार हो गया था और ये मुद्दा तैयार किया भारतीय जनता पार्टी ने। मुद्दे की वजह उनको मिल गई और वजह ये थी कि जो एक आरोप पिछले 2 दिनों में प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी पर लगाकर इस चुनाव की पिच बदलने की पूरी कोशिश की थी, भरपूर कोशिश की थी। जब वो राजस्थान की कई सभाओं में और खासकर एक सभा में उन्होंने पिच को मुसलमानों के खिलाफ साफ-साफ इंगित कर दिया था और जिसकी बहुत भारी शिकायतें चुनाव आयोग तक गईं। ये और बात है कि चुनाव आयोग ने क्या किया ये अभी तक किसी को नहीं पता और उस पर चुनाव आयोग की बहुत बड़ी आलोचना सोशल मीडिया और सब जगह हुई। जो भी सचेत समाज है उसमें उसकी बड़ी आलोचना हुई, जायज़ आलोचना हुई, होनी चाहिए। उसका ये व्यवहार किसी भी तरह से क्षम्य नहीं है और इसके बाद ये हुआ कि इस वातावरण को बदलने की ज़रूरत थी। प्रधानमंत्री जी ने उस वहाँ के अपने भाषण में 2 मुद्दे दरअसल उठा लिए थे। एक तो वो ये सिद्ध करना चाहते थे कि जो कांग्रेस पार्टी है, वो मुसलमानों का अपीसमेंट करती है। वो इस बात को चूँकि ये बीजेपी की और आरएसएस की आधारभूत वैचारिक लाइन है, इसको उन्होंने नाम लेके कहा, इसको इशारों में कहने की तो हमेशा ये संघ परिवार के लोग कोशिश करते रहते हैं और जो संवैधानिक पदों वगैरह पर रहते हैं, वो नाम लेके कहने से बचते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये लिहाज नहीं किया, उस पद पर रहते हुए उन्होंने नाम लेके ये सब कहा। तो उसकी आलोचना और वो मुद्दा बनना ही था, बना और उसमें चूँकि आप कह सकते हैं कि वैधानिक नॉर्म्स का उल्लंघन था, इसलिए वो शिकायत भी बनी। 123 ब्रैकेट 3 में उसकी शिकायत बनती थी, वो शिकायत बनी। लेकिन इसके बाद ऐसी चीज़ें उन्होंने जो दूसरी चीज़ कही उसमें, वो ये थी कि इनके घोषणा पत्र में जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उसमें ऐसा विचार व्यक्त किया गया है कि जिससे लोगों के मंगलसूत्र भी खासकर स्त्रियों को इसमें आप कह सकते हैं कि उत्तेजित करने की बात कही कि उसके ज़रिए स्त्रियों के मंगलसूत्र भी सरकार छीन लेगी उनसे। कुछ इस तरह से धन का बँटवारा करने जा रही है सरकार, ऐसी उसकी योजना है लोगों का धन इकट्ठा करने की। कांग्रेस की ओर से जैसा कि मेरा ख़्याल है कि प्रधानमंत्री समझ रहे होंगे, वैसा ही हुआ। उनकी ओर से डिफेंसिव प्रतिक्रिया शुरू हो गई और खड़गे साहब ने कहा कि हमें टाइम दीजिए तो हम आपको समझाते हैं कि हमने दरअसल क्या है घोषणा पत्र में हमारे। दूसरे अन्य नेता और बातें कहने लगे। इसी बीच एक पोर्टल पर सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस के जो अंतर्राष्ट्रीय एनआरआईज में जो संगठन है, उसके जो अध्यक्ष हैं, उनके एक इंटरव्यू की कुछ लाइनें मिल गईं और जिसको हमारे देश की एक प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी जो इस समय सबसे प्रमुख बनी हुई है एएनआई और जिस पर लगातार आरोप है कि वो भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री जी का प्रचार-प्रसार क्या ध्यान में रख के अपनी सूचनाओं का संकलन करती है। इस तरह के बहुत उस पर आरोप हैं और वो उनके हिसाब से चीज़ों को टिल्ट करती है या बढ़ाती-घटाती है, ये सब आरोप हैं। उसने उसको हवा दी और बीजेपी के लगभग सारे वरिष्ठ नेताओं ने, स्वयं प्रधानमंत्री ने भी इस मुद्दे को ले लिया। तो पहले देखिए कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, फिर मैं सैम पित्रोदा वाला आपको बयान सुनवाता हूँ। इस पर प्रधानमंत्री जी ने जो सभाओं में कहना शुरू किया, वो ये है। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाहजीद परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो
अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। अब आप सुनिए कि सैम पित्रोदा ने दरअसल क्या कहा। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. ये दोनों चीजें हवा हो गई और इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आने लगी और एकाएक पूरे देश में ट्विटर पर खासकर और सोशल मीडिया पर मुद्दा बदल गया और मुद्दा ये बन गया। घबराए हुए जयराम रमेश कांग्रेस के बिल से निकले और उन्होंने सफाई दी कि सैम पित्रोदा ने ये अपनी निजी राय है, ये उनकी, उन्होंने निजी व्यक्तिगत तौर पर कहा है और उन्हें लगा कि इससे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा और ट्विटर पे उनका वो चलने लगा और ट्विटर पे जो ट्रोल आर्मी है बीजेपी के पास जो बहुत ताकतवर है, उसने इस मुद्दे को हवा दे दी और चारों तरफ। और एएनआई ने काम ये शुरू किया, जो एजेंसी है हमारे यहाँ, प्राइवेट न्यूज एजेंसी, जो सरकार की बड़ी आप कह सकते हैं कि उसको हमदर्दी हासिल है, उसने तमाम बीजेपी नेताओं के या ऐसे नेताओं के जो इस बारे में अपनी राय व्यक्त करें आलोचना करती हुई, उनके तमाम और ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवियों वगैरह के, रिटायर्ड सैनिक, पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के, उनके सबके बयान उसने बीच बीच में लेके उनको डालना शुरू किया और एक माहौल, एक कैंपेन। आप जानते हैं जब भी जिस चीज को भी चाहे, इस समय राइट विंग के पास ये ताकत है, प्रधानमंत्री जी और उनके समर्थकों के पास, उनके संगठनों के पास ये ताकत है कि वो जिसे चाहे वो मुद्दा बन सकता है, जिसे न चाहे वो मुद्दा हो के भी मुद्दा नहीं बन सकता। ये सामर्थ्य वो पहले से अर्जित कर चुके हैं, इसका बार बार प्रयोग करते हैं और कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बार बार उनके ट्रैप में फंस के शिकार होते हैं और मजबूर हो जाते हैं कि वो अपनी सही बात भी नहीं पहुंचा सकते और गलत बात को ओढ़ लेते हैं और उसकी सफाई देने में खर्च हो जाते हैं। वही हुआ और पूरे दिन इस पर कांग्रेस डिफेंसिव खड़ी रही, जो एक बेबुनियाद सी बात है। तथ्यों को अगर आप अभी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दरअसल ये जो बात है ये क्या है, अमेरिका में दरअसल एक हवाला जो सैम पित्रोदा ने दिया, अमेरिका में एक टैक्स है इनहेरेंट टैक्स। ये सब जगह एक जैसा नहीं है, अमेरिका के विभिन्न राज्य हैं, उन राज्यों के अपने कानून होते हैं, कहीं ये 2% है, कहीं 40% है, कहीं 10% है, कहीं नहीं है। ये एक जैसा नहीं है कि पूरे अमेरिका में एक जैसा हो। अमेरिका में ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीके से अंगीकृत किए गए। यूरोप में भी बहुत सारे इस तरह के मिलते जुलते कानून हैं। भारत में भी इस तरह का एक मिलता जुलता दरअसल कानून था और सच्चाई ये है कि उसको कांग्रेस ने 1985 में राजीव गांधी के जमाने में उसको भंग किया था, मिलता जुलता कानून। इसमें यह कहा गया है कि अमेरिका में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जो भी जायदाद आय कमाता है, उसकी मृत्यु के बाद जो इस बयान में कहा गया, जो मैंने कहा कि पूरे अमेरिका में एक जैसा नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का है, कहीं कम है कहीं ज्यादा और कहीं नहीं भी, कि उसकी जायदाद का 55% तक हिस्सा सरकार के पास जाता है और 45% हिस्सा उसके वारिसों को मिलता है। ये एक विचार है टैक्स का, बहुत तरह के टैक्सेशन के विचार दुनिया में है। बहुत से टैक्स रईसों पे लगते हैं, बहुत से टैक्स जनरल आबादी पे लगते हैं, बहुत से टैक्स डायरेक्ट होते हैं, बहुत से इनडायरेक्ट होते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो हम ये जानते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये दुनिया की टैक्स प्रणालियों में पहले से है, पहले से इस पर चर्चा भी होती रही है। जो यूपीए 1 और 2 था, जिसमें एक समय चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री थे, उस समय इस बात की चर्चा उनके द्वारा थोड़ी सी हुई थी और सिर्फ उनके द्वारा ही नहीं हुई। आप स्क्रीन पे उनकी चर्चा का एक अंश न्यूज में देख रहे हो। जो इस मोदी जी की सरकार के वित्त राज्य मंत्री थे जयंत सिन्हा साहब, जयंत सिन्हा साहब ने 2014-15 में इस बारे में चर्चा की थी। आप उनका वीडियो सुनिए। कांग्रेस ने इसको जारी किया है खोज के। दरअसल उनको यही काम पहले करना चाहिए था, सफाई देने और डर जाने से।
which is why we need estate taxes, so that we take away at least 50 or 55% of the advantage that dynastic business people already have right now. So it's about leveling the playing field and creating opportunity. By the way, taxes in the US and elsewhere, you said I've spent a lot of time in America, and I have. I can tell you, estate taxes are 55% there. तो ये चर्चा जो भी वित्त मंत्रालय में आता है वो दुनिया की टैक्स प्रणालियों में क्या हो रहा है, किन किन चीजों पर लोग टैक्स लेते हैं, किस किस तरह से लेते हैं, कौन कौन किस टैक्स का क्या रिएक्शन होता है, इस तरह की चीजें दुनिया की वित्त प्रणालियों में चर्चा में हमेशा रहती हैं। ये बीजेपी की शासन में भी रही है, कांग्रेस के शासन में भी रही है, और कोई भी शासन आएगा तो उस जमाने में रहेंगी। क्योंकि हम हर तरह का ज्ञान जो है हमारे पास, हम बहुत सारा ज्ञान आयात पर निर्भर है। हम सिर्फ सामान का ही आयात नहीं करते, हम ज्ञान का भी आयात करते हैं। लोकतंत्र भी एक ज्ञान है, इसको भी हमने आयात किया है, फिर अंगीकार किया। अच्छा अंगीकार कर लेते हैं, बुरा त्याग देते हैं, ये तो ठीक है। दुनिया में बहुत सारे शोध बहुत जगह हो रहे हैं, बहुत सारा हमारे पास भी है जिसको दुनिया अंगीकार कर लेती है। ये एक परस्पर मनुष्यों के बीच चलने वाला साहचर्य है, इसमें इतना घबरा जाने और डर के सफाई देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कांग्रेस ट्रैप में फंसी और ये मुद्दा बन गया, और नतीजा ये हुआ कि आपने जयंत सिन्हा का बयान सुना। खुद उसके बाद जो वित्त मंत्री हुए, जो अब नहीं है, अरुण जेटली साहब, उन्होंने 2017 में 2018 में कई बार इस मामले में बहस की। उनके बयान स्क्रीन पे आप उनके खबरें जो उस बारे में छपी हैं देख सकते हैं। 2019 में तो ये मामला बहुत सीरियस हो गया था। ये सब वक्त वो है जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, बीजेपी की सरकार थी, और इस मामले को बजट में लाने का प्रस्ताव लगभग तैयार होने वाला था। नीति आयोग ने इस बारे में चर्चा शुरू कर दी थी और इस पर राय बना ली थी। उस जमाने में मीडिया में ये रिपोर्ट भी आई थी, एनडीटीवी में इस बारे में एक पूरी रिपोर्ट है। क्योंकि हम उसे वैसे नहीं दिखा सकते वीडियो उसका, तो स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहे हैं। तो और इस बात को बीजेपी ने अपने पूरे कृत्य को ढक के या पूरा मुद्दा कांग्रेस पे लाद दिया कि अब कांग्रेस जो है आपके पैसे का आपके बच्चों में ट्रांसफर नहीं होने देगी, वो आपसे लूट लेगी। अभी एक विचार एक व्यक्ति का था, गलत या सही, इस पर कोई सरकारी विचार नहीं था। ये कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं है, ये कांग्रेस के किसी बयान का हिस्सा नहीं है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रहने वाले एक व्यक्ति का, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, मूलतः एक तकनीकी व्यक्ति हैं, उनका टैक्सेशन पर उनकी एक राय है, और वो राय एक संदर्भ से जुड़ी हुई है। क्योंकि जिस देश में वो रहते हैं वो अमेरिका में ही रहते हैं, अमेरिका में ये प्रणाली कुछ जगहों पर है, तो इसमें इतना ज्यादा घबरा के उत्तेजित हो जाने की क्या जरूरत थी। सच्चाई ये है कि इसका इस तरह से भी जवाब दिया जा सकता था, जैसा आप देखें कि संजय सिंह ने जवाब दिया। आप संजय सिंह का जवाब सुनिए। पहले संजय सिंह ने बताया कि यह जवाब ऐसे भी दिया जा सकता है राजनीतिक रूप से। संजय सिंह का जवाब सुनिए। मोदी जी की एक ही गारंटी है। कौन सी गारंटी है? क्या गारंटी है मोदी जी की? नरेंद्र मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। कौन सी गारंटी है? झूठ बोलने की गारंटी। कहने लगे 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, नौजवान ने वोट दे दिया। कहने लगे किसान की आय 2 गुना करेंगे, किसानों ने वोट दे दिया। कहने लगे महंगाई कम करेंगे, देश की जनता ने वोट दे दिया। कहने लगे काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा करेंगे? जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं। काला धन नहीं ला पाए। मोदी जी ने कहा दानिश भाई हम क्यों नहीं ला पाएंगे? आज कह रहे हैं ये संपत्ति उसके नाम हो जाएगी, वो संपत्ति उसके नाम हो जाएगी। अरे किसको मूर्ख बना रहे हैं मोदी जी? कांग्रेस ने फिर विस्तार से जो काम उन्हें पहले करना चाहिए था वो बाद में किया। कांग्रेस की ओर से उनकी एक प्रवीण चक्रवर्ती साहब ने एक वीडियो जारी करके बताया कि उन्होंने जो घोषणा पत्र तैयार किया है दरअसल उसमें क्या है। देखिए वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने बहुत साफ ढंग से ये बताया। Page 31 of the Congress manifesto
promises and guarantees that tax rates for the salaried middle class will not increase throughout its term. It says that income tax rates will be stable and this will help people plan their finances over a long period of time. There's a lot of false propaganda that is being spread about how income tax rates will rise if the Congress comes to power. There is an absolute and a clear guarantee in the Congress manifesto that it will not. Can you see that in the BJP manifesto? You cannot. लेकिन आप समझ सकते हैं कि मोदी जी जो अपने उन बयानों की वजह से निशाने पर आ गए थे, उन्हें मामले को डाइवर्ट करना था, तो एक न्यूज एजेंसी, मीडिया, सोशल मीडिया में उनकी फौज, उनके आईटी सेल और उन्होंने मिलके आज का मुद्दा तय कर दिया और वो मुद्दा छुपा लिया जो उनके इस बयान में है। देखिए मुसलमानों के बारे में वो किस तरह से नाम लेके बाकायदा कह रहे हैं, जो कि हमारे संविधान का, हमारे चुनाव के नॉर्म का सीधा सीधा उल्लंघन है। जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा देश की जनता को वादा करो। लेकिन जो सीधे सीधे कानून तोड़ रहा है वो तो अपने मामले में गायब है, उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। और जिस मामले में किसी कानून का कोई उल्लंघन नहीं है, विदेश में रहने वाला कोई एनआरआई किसी मामले में कोई बात कहता है, उससे हमारे देश के किसी कानून का क्या उल्लंघन है? और किसी कानून की किसी ने यह भी नहीं कहा कि उल्लंघन हुआ है, लेकिन उस पे मुद्दा बन गया और पूरे दिन ये मुद्दा चला और यही मुद्दा चलाने की कोशिश हुई राजनीतिक सभाओं में और राजनीतिक बहसों में। तो हमारी समस्या ये है कि जिन मुद्दों की इस चुनाव में, ये आम चुनाव है, इस देश को, इस देश के लोगों को जरूरत है, वो मुद्दे नेपथ्य में डाल दिए जाते हैं और जो मुद्दे हैं ही नहीं दरअसल, वो मुद्दे मुद्दा बन के हमारे आपके सामने आ जाते हैं। तो आज का मुद्दा इतना ही, फिर इस तरह की बातें आती रहेंगी और आपसे होती रहेंगी। धन्यवाद, नमस्कार।